सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। डायबिटीज के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी बात तो है कि छोटे बच्चों के अंदर भी आजकल डायबिटीज काफी आम तौर पर देखने को मिल रहा है। चाइना के बाद भारत दूसरे नंबर पे आ चुका है, जिसमें डायबिटीज के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम ये जाने कि आखिर डायबिटीज के केसेस बढ़ क्यों रहे हैं और किस तरह से इनमें निजात पाया जा सकता है। और इसी पर आज चर्चा के लिए मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर अरविंद गुप्ता है, जो कि सीनियर कंसल्टेंट है, फिजिशियन है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन एंड डायबिटीज, राजस्थान हॉस्पिटल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका फर्स्ट इंडिया पर। धन्यवाद सर, डायबिटीज के केसेस में लगातार वृद्धि हो रही है, इसका बड़ा कारण क्या समझते हैं? देखिए, आज हमारे देश में 11 करोड़ से ज़्यादा लोग डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और सबसे ज़्यादा दिक्कत की बात यह है कि इससे भी ज़्यादा लोग ऐसे लोग हैं जिन्हें डायबिटीज़ है लेकिन मालूम नहीं है। ना हमारे देश में ऐसा कोई सिस्टम है कि वो अपने स्वास्थ्य की जानकारी या अपने ब्लड शुगर रेगुलर कराते रहें, तो उनको होते हुए भी नहीं मालूम है। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो सबसे बड़ा जो कारण है, एक तो खाने पीने का, जो हमारा वेस्टर्न हो गया है, पाश्चात्य खाना पीना हो गया है, जो फास्ट फूड हो गया है, तो हम लोग हाई कैलोरी फूड लेते हैं और जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा कैलोरीज चली जाती हैं। तो एक तो मोटापा बढ़ रहा है, उसकी वजह से भी शुगर या डायबिटीज़ की बीमारी हो रही है। उसके अलावा जो फिज़िकल एक्टिविटी है, जो हम लोग डे टू डे हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो नहीं है। और इससे ज़्यादा जो है तकलीफ़ वो ये है कि हम लोग स्ट्रेस, जो मानसिक स्वास्थ्य है, वो हम लोग को देखने को मिल रहा है कि सुबह से आदमी ये देखता है कि मेरा काम कर रहे हैं, मुझे खाने पीने का क्या करना है उसका ध्यान नहीं है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं है। मानसिक जो स्ट्रेस है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये जो बड़े बड़े कारण हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे कारण बताता हूँ मैं कि जैसे नॉइज़, जो अभी तक हम लोग सोचते भी नहीं थे कि डीजे की जो बहुत ज़्यादा हाई साउंड्स होती हैं, ये हमारे शरीर में एक HPA एक्सेस होती है जो पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस को बढ़ा के एक कॉर्टिसोल बढ़ा देती है। अच्छा। और वो हमारे पेनक्रियास को डैमेज करती है। तो ये है। दूसरा, पॉल्यूशन, जो अभी तक हमें मालूम नहीं था कि जो एयर पॉल्यूशन है या नॉइज़ पॉल्यूशन है या दूसरे तरह के पॉल्यूशन है, ये हमारे शरीर में 2.5 माइक्रोन मीटर से छोटे कण जो जाते हैं, ये हमारे शरीर में जाके डायबिटीज़ और मोटापा कर देते हैं। तो ये बड़े बड़े कारण हैं जिसकी वजह से आजकल बहुत ज़्यादा तेज़ी से डायबिटीज़, हर घर में आपको एक डायबिटीज़ का मरीज मिलेगा। अच्छा, अभी आपने बहुत सारे कारण बताए, मेरे व्यूअर्स भी रिलेट कर पाएंगे मुझसे, क्योंकि जो अभी तक मैंने सुना है सर कि बहुत ज़्यादा शुगर खाने से, चीनी खाने से आपको डायबिटीज़ होती है, शुगर होती है। तो डायबिटीज़ एक्चुअल में क्या, और क्या ये सच है? देखिए, मैं एक आपको बहुत साधारण सा एक बता देता हूँ कि जिससे पता लग जाएगी कि डायबिटीज़ क्या होती है। डायबिटीज़ होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है कि जो भी हम खाना खाते हैं वो 3 भागों में बढ़ जाता है डाइजेस्ट होने के बाद। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। जो प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे शरीर को बनाने में काम आता है, टिश्यूज़ को एनर्जी देने में या टिश्यूज़ को बनाने में काम आता है। फैट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर रिजर्व फूड के रूप में जमा हो जाता है हमारे सबक्यूटेनियस फैट में या पेट में जाके जमा हो जाता है, ताकि कभी इमरजेंसी में हमारे शरीर को एनर्जी की ज़रूरत पड़े तो वो फैट दे देता है। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे खून की नलियों में चला जाता है और पूरे शरीर में चला जाता है। ये ही शरीर को एनर्जी देता है, लेकिन ये एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे सकता है। इसके लिए हमारे पेनक्रियास में बीटा सेल्स होती हैं जो इंसुलिन बनाती है। वो इंसुलिन जब इस ग्लूकोज के साथ मिल जाता है तब जाके वो टिश्यूज़ में या सेल्स में जाके एनर्जी हमें देता है। लेकिन डायबिटीज़ में क्या होता है कि ये जो पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स होती हैं वो डिफेक्टिव होती हैं, यानी इंसुलिन कम बनाती है। तो जितना इंसुलिन होता है वो तो ग्लूकोज को न्यूट्रलाइज करके एनर्जी में दे देता है, बचा हुआ ग्लूकोज ब्लड में रह जाता है। और ये जो बचा हुआ हाइपरग्लाइसीमिया या ब्लड शुगर हाई जो होता है, ये किडनी के द्वारा हमारे शरीर में पेशाब के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसी स्थिति को हम डायबिटीज़ कहते हैं या मधुमेह कहते हैं कि पेनक्रियास की जो बीटा सेल्स है वो डिफेक्टिव है। दूसरा एक कारण होता है कि जो बहुत ज़्यादा मोटे व्यक्ति होते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, यानी इंसुलिन तो बनता है लेकिन वो हमारे पेरिफेरल जो टिश्यूज़ होते हैं उसमें रिसेप्टर्स होते हैं, वो काम नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनके वो जो इंसुलिन है वो असर नहीं करता है। इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो उन व्यक्तियों को भी डायबिटीज़ हो जाती है। तो
ये जो पेनक्रियास की जो इंसुलिन के जो डिफेक्ट्स होते हैं बीटा सेल के, इसकी वजह से डायबिटीज़ होती है। अच्छा, इसके अलावा क्योंकि छोटे बच्चों के अंदर डायबिटीज़ के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपने कहा कि एक हेरिडिटिकल प्रोसेस भी ये होता है, Yes. तो क्या इसके कोई टाइप भी होते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार की डायबिटीज़ भी होती है? बिल्कुल, ये 2 या 3 तरह के डायबिटीज़ होती है। एक होती है टाइप 1 डायबिटीज़ जो छोटे बच्चों में होती है, और इनमें क्या होता है कि जो पैनक्रियास की जो बीटा सेल्स होते हैं वो बिल्कुल काम नहीं करती हैं, यानी इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। तो ऐसे बच्चों को हमें ट्रीटमेंट के लिए सिर्फ इंसुलिन देना पड़ता है और पूरी ज़िंदगी भर उनको इंसुलिन लेना पड़ता है, तो वो उसको बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज़। दूसरी होती है टाइप 2 डायबिटीज़, जो मैंने बताया था, या तो इंसुलिन कम बनाता है हमारा बीटा सेल्स, और या इनको इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। ऐसे व्यक्तियों को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। तो इन्हें हम शुरू में तो दवाइयों से, लाइफस्टाइल से, डाइट से ठीक करते हैं, लेकिन कई बार इन लोगों को भी हमें बाद में इंसुलिन देना पड़ता है। तीसरी डायबिटीज़ होती है GDM, गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस, यानी जो प्रेगनेंसी में हमें पहली बार मालूम चलता है कि इस लेडीज़ को, इस महिला को हमें डायबिटीज़ पहली बार मालूम चला प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में, तो ऐसे डायबिटीज़ को हम बोलते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। एक और डायबिटीज़ होती है जो बीच में होती है, ना तो वो बच्चों में होती है ना बड़ों में होती है, यानी ये एडल्टेंट्स में होती है, 15 साल से 25 साल के बीच में जो डायबिटीज़ होती है वो एक अलग टाइप की डायबिटीज़ होती है। उसे हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग, या होती है लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ द यंग, यानी बच्चों में जो ये जो यंग बच्चों में होती है, इसमें जेनेटिक कॉज होता है और ये अलग टाइप की डायबिटीज़ होती है। तो ये 3-4 तरह की डायबिटीज़ होती है और सबका जो मैनेजमेंट है वो डिफरेंट होता है। अच्छा, लेकिन इंसुलिन की जरूरत सबको पड़ती है जी। और क्या ये लाइफ लॉन्ग है, लाइफ टाइम के लिए आपको लेना पड़ेगा? नॉर्मल व्यक्ति को जो ब्लड शुगर होती है वो खाली पेट 100 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 मिलीग्राम % से कम होनी चाहिए। जो दूसरी डायबिटीज़ होती है उसे होता है प्री डायबिटीज़, यानी उसको अभी डायबिटीज़ नहीं हुई है, उसे खाली पेट चाहिए 100 मिलीग्राम से 125 मिलीग्राम %, और खाना खाने के 2 घंटे बाद 140 से 199 मिलीग्राम %। तो ऐसे व्यक्तियों को हमें डाइट, लाइफस्टाइल से ठीक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं प्री डायबिटीज़। और जिनको डायबिटीज़ होती है उनकी होती है खाली पेट 126 मिलीग्राम 126 मिलीग्राम % से ज़्यादा खाली पेट, और 200 मिलीग्राम % से ज़्यादा खाना खाने के 2 घंटे बाद यदि शुगर होती है, तो ऐसे व्यक्तियों को डायबिटीज़ होती है। उससे हमें सब तरह से, चाहे लाइफस्टाइल हो, डाइट हो, उससे और दवाइयों से, और नहीं तो इंसुलिन से ठीक करना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर अरविंद, पर ग्लूकोमीटर तक का जो एक सफ़र होता है ना, वो भी बड़ा हार्ड होता है, टिपिकल होता है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ तक पहुँचे कैसे, मतलब पहले ये कैसे पता लगा जाए कि हमें शुगर हो भी सकती है, क्योंकि ये एक्सेप्टेंस भी एक बड़ी मुश्किल होती है लोगों को करना। एग्जैक्टली। तो इसके लिए जो साधारण लक्षण होते हैं, और साधारण लक्षण में ये होता है कि किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, किसी व्यक्ति को बार बार पेशाब आती है, स्पेशली रात को बार बार यदि उठ के पेशाब जाना पड़ रहा है, तो ये वन ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसके सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ होने के। कई बार व्यक्ति को एक्सेसिव फटीग होती है, थकान होती है, घर पे जाके वो अपने बच्चों को कहता है मेरे पैर दबाओ, तो वो भी एक तरह के लक्षण होते हैं डायबिटीज़ के। कई बार इन्फेक्शंस होते हैं, फोड़े फुंसी होते हैं, पायोडर्मा होती है कि उसको हो गए और वो ठीक नहीं होते हैं। कई बार लेडीज़ के अंदर या मेल्स में भी बार बार यूरिन इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उसको पता नहीं रहता है कि मुझे क्यों हो रहा है ये यूरिन इन्फेक्शन बार बार। तो ये छोटे छोटे बहुत ही वेग साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जिससे पता लगा सकते हैं कि इसको डायबिटीज़ होने की संभावना है। लेकिन मैं आज आपको यहाँ इस प्रोग्राम के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि यदि आपके घर में किसी को डायबिटीज़ है, परिवार में, या आप अपने BMI आपकी ज़्यादा है, यानी थोड़े से ओबीस हैं आप, या आपके कोई ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, आप फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस ऐसा है कि आपको बैठना पड़ रहा है, ऑफिस का काम हो रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने आप ही बिना साइन एंड सिम्टम्स के जाके जांच करानी चाहिए। और ब्लड शुगर के अलावा आप अपने ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की जांच,
अपनी ज़रूर करा लें 1 साल में एक बार, यदि आपको कोई तकलीफ नहीं है तो भी। तो अभी तक जो मैं समझ पाई कि डाइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपको एक अच्छी डाइट तो लेनी पड़ेगी। 40 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है सर आपको, और इसमें एक आप एक रिसर्च भी करें, एक स्टडी भी करें डाइट को लेकर ही, उसको लेकर ज़रा कुछ बताइए। अभी ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में एक स्टडी पब्लिश हुई है, वो बताती है कि जो व्यक्ति रेगुलर ब्रेकफास्ट करते हैं, यानी ब्रेकफास्ट पूरे दिन भर की कैलोरीज का 1/3 ऑफ कैलोरीज यदि आप ब्रेकफास्ट में लेते हैं, तो आपको 40 to 50% डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़ और बहुत सारी डिजीज़ से बच सकते हैं। तो नाश्ता करना बहुत ज़रूरी है व्यक्ति को। वो पूरे दिन भर की कैलोरीज हमारे पास रहती हैं और पूरे दिन व्यक्ति तरोताज़ा रहता है। तो पहली बात तो नाश्ता लेना है, फिर लंच स्किप नहीं करना है कभी भी, चाहे थोड़ा सा लीजिए। फिर इवनिंग में थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं, एक फ्रूट ले सकते हैं। उसके अलावा आप जो तेल या घी है वो कम से कम इस्तेमाल करें, यानी एक व्यक्ति को सिर्फ दिन भर में 3 चम्मच पूरा तेल या घी की ज़रूरत होती है। उसमें भी यदि सरसों का तेल जो होता है वो उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। यदि आप ये तेल इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा हम अभी रिसर्च भी कर रहे हैं, दाना मेथी जो होती है, रात को 1 कप पानी में 1 चम्मच भिगो देते हैं, सुबह उठते ही वो पानी पीना है, भीगी हुई दाना मेथी चबा के खानी है। उसके अंदर एक तो फाइबर्स होते हैं, उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, और उसके अंदर एक ऐसे केमिकल्स होते हैं मेथी में जो हमारी बीटा सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। तो मेथी का इस्तेमाल करिए। उसके अलावा हरी सब्जी, सलाद और फल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे शरीर के लिए। फाइबर्स जो होते हैं वो डायबिटीज़ को, हार्ट डिजीज़ को बचाते हैं। और चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन एक छोटी से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। डॉक्टर अरविंद हमारे साथ में लगातार मौजूद है और कई और सारे सवाल हम इंचार्ज करने वाले हैं। अच्छा, आगे मैं इंसुलिन को लेकर आपसे जानकारी लूं, पर मेरी रिक्वेस्ट आपसे रहेगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने कुछ ऐसी हस्तियों का नाम बताया था जो कि आज बहुत ही तरक्की कर चुके हैं, हमारे मोटिवेशनल हैं, बट और लेकिन दूसरे और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको शुगर का पता चलता है और लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। जरा उनके एग्जांपल बता दीजिए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, अभी जैसे वसीम अकरम हैं, जैसे एक फास्टेस्ट बॉलर हैं, यदि आप उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो वो जब बच्चे थे, 3-4 साल के थे, तब से वो 4 बार इंसुलिन ले रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति अभी मैराथन दौड़ रहे हैं। मिस वर्ल्ड जो रह चुके हैं 10 साल पहले, 11 साल पहले, वो टाइप 1 डायबिटीज़ थी। साइंटिस्ट ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी बना दी है कि जो इंसुलिन होती है वो आजकल बहुत बड़े पेन्स होते हैं, ऑटोमेटिक पेन्स होते हैं, बिल्कुल दर्द नहीं होता है। 31 और 32 गॉज की नीडल्स होती हैं जो इतनी पतली होती हैं कि आप देखने में भी मुश्किल है। उससे आप इंसुलिन लगाते हैं तो आपको बिल्कुल दर्द नहीं होता है, पता भी नहीं लगता है। फिर आजकल इंसुलिन पंप्स आ गए हैं, ऐसे पंप्स आ गए हैं जो हम छोटे से मोबाइल से भी छोटे होते हैं, उसके अंदर इंसुलिन होती है, उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा हुआ है और वो हम यहाँ लगा देते हैं, उससे ऑटोमेटिक इंसुलिन जाती रहती है, शुगर अपने आप मॉनिटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली इंसुलिन देते हैं। तो हम अपने बच्चों को और बड़ों को आजकल इंसुलिन पंप लगाते हैं जिसमें उसको बार बार इंसुलिन भी नहीं लगाना पड़ता है। तो आजकल टेक्नोलॉजी ने इतना एडवांसमेंट कर दिया है कि आपको डायबिटीज़ मैनेजमेंट करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, यानी कि बिल्कुल पेन फ्री जो है प्रोसेस हो चुका है। छोटे छोटे बच्चे भी, आपके पास तो बहुत सारे बच्चे आते होंगे जिनको कभी आता है कोई तकलीफ लेकर के कि मेरे से हो नहीं पा रहा है, फिर मेरा शेड्यूल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि लोग डरते ही इस चीज़ से कि डेली डेली इंसुलिन लगाएंगे कैसे। आप देखिए, हमारे पास 5-6 साल के बच्चे आते हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे कि वो बच्चे अपने आप इंसुलिन लगाते हैं, ऑटोमेटिक इंसुलिन लगा रहे हैं, उनको पेरेंट्स को भी उनको हेल्प नहीं करनी पड़ती है, इतना इजी हो गया है। और जब वो इंसुलिन लगाते हैं, जब उनकी तबीयत ठीक रहती है तो वो ऑलरेडी मोटिवेटेड हो जाते हैं। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डाइट के बाद। एक्सरसाइज का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि जो 30 से 40 मिनट तक, 30 से 45 मिनट तक जो रेगुलर एक्सरसाइज करता है, ब्रिस्क वॉक करता है, उसकी शुगर कंट्रोल हो जाती है इजीली, उसके कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल हो जाता है, उसका हार्ट डिजीज़ कम हो जाती है। ये सब फायदे होते हैं, लेकिन एक ऐसा फ़ायदा बताने जा रहा हूँ
जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा काम करेगा पूरे दिन भर में, वो होता है जो ब्रिस्क वॉक करता है, उसे एक हैप्पी हार्मोन, खुशी का हार्मोन होता है हमारे शरीर में, जिसे हम एंडोर्फिन बोलते हैं। वो सिर्फ आपको तेज चलने से 30 से 40 मिनट तक चलने से ही मिलता है। क्या ऐसी कोई चीज़ है जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट को अवॉइड करनी चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी या फिर कोई खान पान में कुछ? बिल्कुल, तो उनको सबसे ज़्यादा है कि हम कहते हैं कि हाई कैलोरी जो फूड्स होती हैं उसको हम अवॉइड करते हैं, यानी आलू, चावल, मिठाई और चीनी। ये मैं हर डायबिटीज़ व्यक्ति को आज ये कहना चाहता हूँ कि उसको अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि ये सिंपल शुगर जो होती है, हमारे शरीर में ऑलरेडी इतनी शुगर ज़्यादा है, हम ऊपर से यदि सिंपल शुगर और खा लेंगे तो हमारी जो बीटा सेल्स है वो वैसे ही काम नहीं कर रही हैं, और आप जैसे ही एक्स्ट्रा शुगर खाते हैं वो बची हुई बीटा सेल पैनक्रियास की ख़त्म हो जाती हैं और अल्टीमेटली बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस कर देती है। तो और जो डायबिटीज़ के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो डायबिटीज़ से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। जिन व्यक्तियों को कंट्रोल नहीं होती है शुगर, यानी जिनकी जो ब्लड शुगर है, हम एक मात्रा होती है जिसे बोलते हैं HbA1c, 3 महीने का टेस्ट होता है, वो हमें 7% से कम चाहिए HbA1c। तो जिन व्यक्तियों को 7% से ज़्यादा होती है HbA1c, उनको हार्ट अटैक होने की संभावनाएं होती हैं, और वो भी साइलेंट होती है। अच्छा। एंजाइना होती है, पैरों में गैंग्रीन हो सकता है उनको, आंखों में ब्लाइंडनेस हो जाती है बिकॉज ऑफ रेटाइनोपैथी, किडनी में इफेक्ट आता है, उसको नेफ्रोपैथी बोलते हैं या डायबिटिक किडनी डिजीज बोलती है, किडनी फेलियर हो सकता है। उनके शरीर में न्यूरोपैथी, यानी नसों में यदि तकलीफ आ जाती है उसे न्यूरोपैथी बोलते हैं, जिसमें पैरों में टिंगलिंग, नमनेस होती है, सूनापन आ जाता है, कई बार बहुत सीवियर पेनफुल न्यूरोपैथी होती है। तो कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है शुगर को, नहीं तो उसके कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाले होते हैं। अच्छा, डायबिटीज़ का एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेना या फिर इंसुलिन को मिस कर देना, ये कितना रिस्की हो सकता है? देखिए, या तो जब आप दवाई ले रहे हैं या आप इंसुलिन ले रहे हैं, तो आपको मैंने बताया था कि 3 से 4 बार आपको खाना खाना पड़ता है, यानी 3-4 घंटे के अंदर आपको कुछ खाना लेना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपने दवाई ले ली और खाना खाना भूल गए, या कोई मेहमान आ गया, आपने लेट हो गए, या इंसुलिन ले ली फिर खाना खाना भूल गए, तो ऐसे व्यक्तियों को शुगर लो हो जाती है, और उसके लिए उसको पता लग जाता है व्यक्ति को कि एकदम ट्रेमर्स होते हैं, पाल्पिटेशन होता है, उसके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, पसीना आता है, और थोड़ी सी अनकॉन्शियसनेस जैसी उसको फीलिंग होती है, जैसे आदमी को बहुत तेज भूख लगती है उस समय जैसा व्यक्ति को महसूस होता है। तो ऐसे ही हाइपोग्लाइसीमिया है। यदि व्यक्ति का ब्लड शुगर 70-80 मिलीग्राम % से कम हो जाता है, और यदि ये इसको ऐसे सिम्टम्स आते हैं, लक्षण, तो उसको तुरंत किसी से पूछना नहीं है, पानी में चीनी डाल के 1 चम्मच उसको पीना है, और कुछ खाने को लेके, और 15-20 मिनट में दोबारा टेस्ट करेंगे, और यदि 100 मिलीग्राम % से ऊपर आ जाती है तो फिर उसको कोई चिंता नहीं, अपने डॉक्टर या अपने चिकित्सक को बताएं कि भाई मुझे ऐसा हुआ था और ऐसा हाइपोग्लाइसीमिया में मेरे को मीठा या चीनी लेनी पड़ी थी। अच्छा, कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर डायबिटीज़ के पेशेंट का जो वेट है बहुत जल्दी से लूज होता है, इसका क्या रीज़न होता है? जब हम लोग कुछ भी खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो गया, लेकिन वो एनर्जी नहीं देता है, वो ब्लड में से लेके हमारे किडनी के द्वारा, यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जब ग्लूकोज तो बन गया लेकिन उसके काम नहीं किया, तो अल्टीमेटली शरीर को एनर्जी नहीं मिलती है, धीरे धीरे उसका व्यक्ति का वेट कम होने लगता है, तो उसको बहुत तेजी से प्यास लगती है, पेशाब आता है, वजन उसका कम होने लगता है, एकदम लीन एंड थिन होना लगता है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत मालूम चल जाता है कि उसको डायबिटीज़ हो गई है या होने वाली है। अच्छा सर, जो भी आपने सिम्टम्स अभी तक बताया वो शायद मुझे लगता है कि कोई बड़ा व्यक्ति तो बहुत जल्दी कैच कर लेगा, पर एक छोटा बच्चे में शायद हम भी उसमें लक्षण देखें तो कैच नहीं कर पाएंगे कि इसको डायबिटीज़ हो सकती है। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, ये आजकल यदि आप एडवांस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अभी कुछ ऐसी रिसर्चेज हो रही हैं जिससे हम कुछ जेनेटिक स्टडीज़ हैं, जो जीन्स हैं, वो हम लोग आजकल टेस्ट कर लेते हैं, जिससे ये पता लग जाता है कि इसको फ्यूचर में, लेकिन ये टेक्निक अभी फुल प्रूफ नहीं है, एस्टेब्लिश्ड नहीं है, लेकिन तब तक के लिए हमें यही ध्यान रखना है कि जिनके परिवार में मधुमेह या डायबिटीज़ है वो अपने बच्चों को शुरू से ही यदि टेस्ट करा लेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है।
अच्छा, ओल्ड एज में सर अक्सर हम देखते हैं कि जो बीमारियां होती है काफ़ी सारी होती हैं बॉडी के अंदर, तो क्या डायबिटीज़ उनको इफेक्ट करती है? डायबिटीज़ डेफिनेटली हमारे पूरे शरीर को अफेक्ट करती है, चाहे वो कोई भी ऑर्गन हो, जैसे मैंने बताया कि हार्ट की बीमारी उसको ज़्यादा होगी, उसको किडनी की बीमारी ज़्यादा होगी, उसको आँखों की होगी, पैरों में जैसे खून का दौरा कम हो जाता है तो उसको पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ बोलते हैं। कई बार तो खून का दौरा बंद हो जाता है पैरों में और हम देखते हैं कि गैंग्रीन में आते हैं। डायबिटिक फुट बहुत कॉमन हो जाता है यदि हम अपने पैरों का ध्यान नहीं रखें। तो ये यदि डायबिटीज़ को हमें कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। बहुत टाइम तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमें डायबिटीज़ है, जब तक डायबिटीज़ बहुत कह सकते हैं कि बढ़ जाती है, अचानक से कुछ डायबिटिक अटैक टाइप आने या फिर कहते हैं कि बहुत अनकॉन्शियस होकर के आपके पास में बच्चे पहुंचते हैं, तो अगर सर घरेलू अगर बोला जाए कि फर्स्ट चीज़ क्या की जा सकती है घर में ही रह करके जी, एक डॉक्टर की रीच से पहले? बिल्कुल, तो इसमें दो तरह की चीज़ें हो सकती हैं। या तो व्यक्ति की एकदम शुगर कम हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया हो जाती है, तो उस समय भी अनकॉन्शियसनेस स्थिति आ जाती है। तो उस समय तो किसी से पूछना नहीं है, सबसे पहले उस व्यक्ति को ग्लूकोमीटर होता है घर में, उससे अपने टेस्ट करें। यदि 70-80 से कम है तो मैंने बताया था उनको चीनी या पानी में डाल के दे दिया और कुछ खाने को दे दिया तो उससे ठीक हो जाते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति होती है जहाँ पे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस या डीके बोलते हैं, एकदम व्यक्ति कोमा में चला जाता है। तो ऐसे में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हैं या जो व्यक्ति या बच्चे इंसुलिन ले रहे हैं, वो अपना खाने का टाइम, इंसुलिन का टाइम और दवाई का टाइम फिक्स करें। इसको कोशिश करें कि वो नहीं भूलें, क्योंकि नहीं लेने से शुगर एकदम सडनली बढ़ जाएगी तो हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियसनेस या कोमा की स्थिति आ जाती है। सर इसके अलावा क्योंकि बार बार उसको चेक करना, शुगर लेवल को चेक करना, बार बार सुई चुबाना, इसके अलावा क्योंकि मेडिकल साइंस तो आज बहुत तरक्की कर चुका है, कोई और भी ऑप्शन है अब? आजकल एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम। एक छोटी सी चिप होती है, मोबाइल की सिम की तरह होती है, जो हम यहाँ पे बाहाँ पे लगा देते हैं। ऊपर से चिपकती है, अंदर से कुछ उसका नहीं है, और वो एक बार लगाने के बाद 14 दिन तक हमें वो हर मिनट टू मिनट ब्लड शुगर की जांच बताती है, मोबाइल से कनेक्ट हो जाती है और वो डॉक्टर से भी कनेक्ट रहती है। यानी डॉक्टर को भी आपकी ब्लड शुगर, आप कहीं पे भी हैं पूरे विश्व में, तो वो डॉक्टर को भी आपकी मिनट टू मिनट ब्लड शुगर मिलती रहेगी और आप भी अपने मोबाइल पे ब्लड शुगर की जांच हर मिनट देख सकते हैं। यानी दिन में, रात में, कभी भी उसकी ब्लड शुगर की मॉनिटरिंग हो जाती है और उससे हम ये पता लगा लेते हैं कि कहीं इंसुलिन में दिक्कत है या उसके दवाइयों में दिक्कत है या उसके खाने पीने में दिक्कत है। तो ये जो नया सिस्टम है, नई टेक्नोलॉजी है, जिसे हम कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम बोलते हैं, इससे हमें बहुत जल्दी शुगर की मॉनिटरिंग करने में और शुगर कंट्रोल करने में बहुत हमें सहायता मिलती है। अच्छा डॉक्टर अरविंद, मैं चाहूँगी कि एक मैसेज आप अपनी तरफ से ज़रूर दें, एक जो डॉक्टर एडवाइस होती है लास्ट के अंदर, वो सभी के लिए। देखिए, मैं सभी के लिए ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आज विश्व में बहुत तेज़ी से डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, ब्लड प्रेशर की बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो अपनी ये सब बीमारियाँ जो होती हैं जीवन शैली की बीमारी है। तो जीवन शैली यदि हम अपनी स्वस्थ रखेंगे, हम अपना सुबह 30 से 40 मिनट तक घूमेंगे, 3 या 4 बार अपना खाना खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाना खाएंगे, अपने खाने में हरी सब्जी, सलाद और फल का इस्तेमाल करेंगे, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है लेट नाइट खाना नहीं खाना है। नींद जो होती है वो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। 6 से 7 घंटे नींद लेना है, लेट नाइट जगना नहीं है। और ये यदि जीवन शैली आप अपनाएंगे, खाने पीने का आप ध्यान रखेंगे, तो आप बहुत बड़ी बीमारियों से, डायबिटीज़ से, हार्ट डिजीज़ से, ब्लड प्रेशर की बीमारियों से बच सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर अरविंद। धन्यवाद। तो ये जो डॉक्टर एडवाइस थी, ये सिर्फ उन पेशेंट के लिए नहीं थी जिनको डायबिटीज़ है, बल्कि उनके लिए भी है जिनको भी डायबिटीज़ नहीं है। क्योंकि डायबिटीज़ से लड़ना सिर्फ आप अपनी एक लाइफस्टाइल से कर सकते हैं। अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छा खान पान, लेट नहीं खाना है, और कोशिश कीजिए कि फिजिकल एक्सरसाइज जितना ज़्यादा हो सके आप कर सकें, और इसी से आप डायबिटीज़ से पूरी तरीके से जीत सकते हैं। और इंसुलिन जो है इतने कोई हार्ड एंड फास्ट बहुत बड़ा नहीं है, पेन आने लग गए हैं, इतने सारे इक्विपमेंट आ गए हैं, AI जो है उसके जरिए आप काम कर सकते हैं, मॉनिटर किया जा सकता है। तो आप ऐसा तो बिल्कुल मत सोचिए कि अगर डायबिटीज़ है तो हम कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते या फिर हम औरों की तरह नहीं रह सकते। डायबिटीज़ एक बहुत सिंपल सी चीज़ है जिसको कि हम अपनी लाइफस्टाइल से पूरी तरीके से हरा भी सकते हैं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।